हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को चंद्रग्रहण से लौटती बेर इस पाठ को पढ़ाएंगे और इस पाठ के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल ये कविता इस कविता में राइटर ने प्रकृति के प्रति अपना गहरा प्रेम व्यक्त किया है। वह चंद्रग्रहण नामक स्थान से लौट रहा है। लौटते हुए उसके किसान मन को खेत खलिहान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अब इस पाठ का सारांश देखते हैं। इस पाठ के सारांश में जैसे दिया गया है कि कवि केदारनाथ अग्रवाल ने प्रकृति के प्रति गहरा लगाव प्रकट किया है। कवि चंद्रग्रहण देख करके लौटता है। चंद्रग्रहण स्थान का नाम है। तभी वह खेत की मेड़ पर बैठ गया और जो रीजन है, क्षेत्र है, वह अपना चित्रकूट रीजन का ही वहाँ पर कवि ने उल्लेख किया है। तो निश्चित रूप से एमपी और यूपी के बॉर्डर के आसपास की कहीं बात है, चित्रकूट के आसपास की बात है। वह खेत की मेड़ पर बैठ गया और वह एक चने के खेत के पास बैठता है। तो स्टूडेंट्स, पहले अपने यहाँ पर क्या होता था, मिक्स्ड क्रॉप्स बोने का प्रचलन होता है, जहाँ पर सिंचाई वगैरह की सुविधा नहीं होती। वहाँ पर एक खेत में क्या है, चना है, मटर है, सरसों है ना, तिल, अलसी है, इन सबको मिलाकर के बो दिया जाता है। तो राइटर वहाँ पर उसी खेत के मेड़ के पास में बैठ जाता है। यहाँ पर चने के पौधे पर खिले गुलाबी फूलों को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई पगड़ी बांध करके और दूल्हा खड़ा हो। वहीं पास में अलसी नजर आती है। तो अलसी के सिर पर फूल है, उसका फल है, जो भी उसे देख करके कवि को ऐसा महसूस होता है। यहाँ पर अलसी के लिए तीसरी वर्ड यूज किया गया है। उसे लग रहा है कि वो क्या एकदम हठेली है और उसने क्या है, एक अपनी शादी के लिए एक शर्त रखी है, भाई जो मेरे सिर के इस कलसी को छुएगा मैं उसी के साथ में अपनी शादी करूंगी। खेत में सरसों के फूलों से लदे हुए वहां पर सरसों के पौधे हैं। जब उस फसल को देखता है, सरसों के फूलों से लदे सरसों की फसल को देखता है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे सरसों का विवाह होने वाला। कवि की मान्यता है कि शहरों की तुलना में यहाँ की भूमि उपजाऊ है। कवि एक पोखर के किनारे बैठा लहरों को भी देखता है। पोखर में पोखर मीन्स बच्चों, छोटा सा जो तालाब होता है उसे पोखर कहा जाता है। तो पोखर में भूरे सफेद रंग के घास भी उगी हुई थी और पोखर के किनारे पानी में पत्थर भी
थे। उसकी मेढ़ में क्या होता है कि मेढ़ों में किनारे किनारे जैसे पानी रोकने के लिए पत्थर लगा दिए जाते हैं। तो क्या है, पानी की लहरों से क्या वो पत्थर की मिट्टी हट जाती है और पत्थर ही पत्थर कुछ जैसे कुछ हिस्सा जो मिट्टी में दबा रहता है कुछ बाहर रहता है। तो उसे क्या है, पोखर के किनारे जो पत्थर लगे हुए हैं तो उनको देख करके कभी को ऐसा लगता है कि जैसे ये क्या है, पानी पी रहे हो। एक बगुला भी पानी में मछली पकड़ने के लिए एक पैर पर खड़ा हुआ था। काली काली चिड़िया भी जो है तो अपने मुंह में मछलियां दबाए जो तो उड़ रही थी। ऊंची रेतीली भूमि है, रेल की पटरी भी पास में बिछी हुई है, परंतु अभी रेल के आने का समय नहीं है। चित्रकूट की छोटी छोटी पहाड़ियाँ फैली हुई हैं, जहाँ से भूमि उपजाऊ नहीं है, यहाँ की जो तो भूमि उपजाऊ नहीं है। रीवा जो मध्य प्रदेश के जंगल में कांटेदार झाड़ियाँ और पेड़ क्रूप से लग रहे हैं, लेकिन यहाँ भी तोते टेंटे कर रहे हैं और यहाँ पर सारस के स्वर आकाश को चीरता सा सुनाई पड़ रहा है। तो कभी कभी कहने का आशय यह है कि कवि का मन जो तो उस सारस के साथ उड़ जाने को करता है, जिससे वह सारस की जुगल जोड़ी की प्रेम की बातें चुपके चुपके से सुन सके। और कभी यहाँ पर यह भी बताना चाहता है कि कांटेदार झाड़ियों में के बीच में भी, उस क्रूरता के बीच में भी, उस क्या है बंजर जमीन अगर जो है वहाँ पर भी क्या है तोते की आवाज़ और सारस की आवाज़, एक प्राकृतिक सौंदर्य, एक प्रेम का सौंदर्य जो तो सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो प्रकृति के हर स्वरूप में सुंदरता है, कोमलता है, मधुरता है, प्रेम है। कवि के कहने का केवल यही उद्देश्य है और इस कविता का बच्चों यही सारांश है। अब चलते हैं। सबसे पहले देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिनगा चना, बांधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटेली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कर रही है, क्या कह रही है कि जो छुए यह दू हृदय का दान उसको। कवि कहता है कि देखिए, कवि चंद्र गहना से लौट करके आया है और खेत की मेड़ पर वह अकेला बैठ गया। वह दृश्य ऐसा नज़ारा देख रहा है, क्या खेत की मेड़ में क्या नज़ारा देख रहा है कि एक बीते के बराबर हरा ठिनगा पेड़, काय का है ठिनगा मीन्स बौना, छोटा सा एक बीता के बराबर जो तो चना का पेड़, उसमें क्या पीले रंग के फूल खिल गए हैं। तो कवि को ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या वो सिर पर सॉरी गुलाबी रंग का जो तो फूल खिल गया है, तो उसे ऐसा लग रहा है कि वह क्या है सिर पर क्या है गुलाबी रंग का मुरैठा बांधे हुए है और सजा हुआ है जैसे बारात के लिए सजा हुआ। उसी के पास में अलसी का पौधा है। अलसी का पौधा पतला होता है, उसका फूल नीले रंग का होता है। तो वह क्या है उस नीले रंग के उस अलसी के फूल को देख करके कभी ऐसी परिकल्पना करता है जैसे कि कोई हठीली लड़की हो, जिद्दी लड़की हो, जो कि क्या अपने स्वयंवर के लिए क्या ये शर्त रख दी हो कि जो मेरे सिर के इस नीले फूल को छुएगा उसी के साथ में मैं अपनी शादी करूंगी, है ना।
दूं हृदय का दान उसको। तो यहाँ पर क्या है, इस तरीके से कवि ने जो है तो एक परिकल्पना की है। प्रश्न उत्तर के लिए हम देखते हैं, तो इसमें प्रश्न उत्तर जैसे दिया है, कवि तथा कविता का नाम लिखिए। कवि का नाम केदारनाथ अग्रवाल है और कविता का नाम है चंद्र गहना से लौटती बेर। चने के पौधे को देखकर कवि के मन में क्या परिकल्पना जगी? तो चने के पौधे को देखकर के कवि के मन में यह परिकल्पना जगी कि जैसे क्या है, कोई ना माने गुलाबी फूलों से सजे धजे पौधे को देखता है तो उस कवि को ऐसा लगता है कि वह सज धज करके अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर ग आता है, चंद्र गहना देखकर कवि कहाँ रुक गया और क्यों? तो चंद्र गहना देख करके कवि लौटते हुए खेतों की मेड़ पर रुक जाता है। क्यों रुक जाता है कि कवि का किसान मन गांव की अद्भुत सुंदरता को देख करके बरबस उसमें खो जाता है। माने उसकी सुंदरता, गांव की उस सुंदरता को देखते करके वो कवि क्या है, बेबस हो जाता है और वहीं पर रुक जाता है। अलसी को देख करके कवि ने क्या कल्पना की है? तो अलसी को देख करके कवि के मन में यह कल्पना जगी कि कोई नीला दुपट्टा ओढ़े पतली और लचकदार कमर वाली जो तो हठीली लड़की है ना, उसे क्या है, प्रेम निवेदन कह रही है, करेगी। इसके बाद है, अलसी का पौधा कैसा है? तो अलसी का पौधा एकदम जो तो पतला, 2-3 फीट लंबा और नीचे नीले फूल वाला है। उसकी कलियां छोटे छोटे कलशों के समान नजर आती हैं। स्टूडेंट्स, आफ्टर देन अब चलते हैं सेकंड पैराग्राफ में। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज, जैसे देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम का प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। स्टूडेंट्स, आगे राइटर कहता है कि उस खेत में ही सरसों भी क्या है, लगी हुई है। तो वह क्या है, सरसों वैसे भी क्या है, उसकी उस सरसों का पौधा चना और अलसी से बड़ा होता है ना। तो राइटर ने कह दिया उस पर पीले रंग के फूल होते हैं। बच्चों, विवाह के लिए वर और वधू के लिए पीले कपड़े पहनना शुभकारी माना जाता है हिंदू संस्कृति में, है ना। तो यहाँ पर क्या है, कवि ने क्या कह दिया कि शायद सरसों का जो है क्या है, सयानी हो गई है, बड़ी हो गई है, अब वो शादी लायक हो गई है। उसके पीले फूल देख करके उसके क्या है, ऐसा लगता है जैसे कि कवि को कि सरसों क्या पीले वस्त्र पहन करके और एक सयानी लड़की सी शादी के लिए जो तो ब्याह मंडप में जो तो आकर के बैठ गई है, ऐसा उसे लग रहा है। विवाह में जैसे क्या ब्याह क्या मंडप जानते अपन यहाँ मड़वा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो मंडप के उस जो तो शादी में मंडप के नीचे जब जैसे कोई लड़की बैठ जाती है तो पीले वस्त्र पहनती है वो शादी के समय, ठीक है। तो सरसों ऑलरेडी क्या है, फूल है तो पीले रंग के फूल उसमें लगे हुए हैं, तो उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सयानी हो गई है, शादी लायक हो गई है। पीली सरसों के खेत को देख करके कवि को क्या लग रहा है कि सरसों जैसे क्या है, ऐसे वहाँ पर बैठ गई, ऐसे खड़ी हुई है, वहाँ बैठी है सरसों, जैसे कोई क्या है ब्याह मंडप में जैसे कोई लड़की जो तो सयानी लड़की क्या है शादी के लिए पीले कपड़े पहन करके बैठ गई हो।
और कवि को क्या लग रहा है, वहीं पर क्या, फागुन का महीना आ गया। फागुन का महीना है, फाल्गुन मास जानते हैं, जिसमें क्या है, होली आती है जिस महीने में, है ना। तो होली के समय पर कौन सा गीत गाया जाता है, फाग गाई जाती है बच्चों। तो कवि कहता है कि जैसे फागुन के महीने में जैसे कोई फाग या गीत गाते हुए क्या, वहां पर एक माहौल जैसे बन गया हो, और ऐसा लग रहा है कि उस खेत में क्या है, एक स्वयंवर हो रहा है, एक शादी हो रही है। प्रकृति जो है तो क्या है, में प्रेम जो है का आंचल यहाँ से वहाँ हिल रहा है। इस विजन में कवि कहता है, ये विजन मतलब बिना जन पर, निर्जन स्थान पर, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया जो है उससे क्या दूर, व्यापारिक क्षेत्रों से, नगरों से दूर, जो यहाँ पर क्या है, जो गांव की इस मिट्टी में प्रेम अधिक उपजाऊ, प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, मतलब यहाँ पर ज्यादा प्रेम भाव जो है, तो प्रकृति का प्रेम जो है यहाँ पर ज्यादा है। बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सरसों को देखते ही कवि के मन में क्या भाव पैदा हो गए। तो देखिए, सरसों को देखते ही कवि के मन में ऐसा लगा कि जैसे क्या है, सरसों जवान हो गई है, और वह जो तो पीले हाथ करके स्वयंवर में पधार रही है। सरसों को सयाने कहने के पीछे कवि का क्या क्या तर्क उसने दिए। तो सरसों को सयाने होने के पीछे कवि ने जो तर्क दिया वो ये कहा है कि जवान वो हो गई है। कैसे जवान हो गई है, वह अपने यौवनावस्था में है, माने उस पर क्या है, फूल खिल चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसे जितना बढ़ना था वो बढ़ चुकी है ना, इसलिए उसने कह दिया वो सयानी हो गई है। कवि ने किस आधार पर भूमि को प्रेम के प्रिय भूमि कहा है। तो बच्चों, जब मनुष्य भूमि के प्राकृतिक नजारों को देख लेता है, तब उसके दिल में प्रकृति के प्रति जो है, और उसके समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगता है। जब मनुष्य क्या है, भूमि के प्राकृतिक दृश्यों को देख लेता है, प्राकृतिक सुंदरता को देखता है, तो उसके दिल में क्या हो जाता है, उस प्रकृति के प्रति जो है, उसके समस्त प्राणियों के प्रति, उस पेड़ पौधों के प्रति, सभी के प्रति क्या एक प्रेम भाव पैदा हो जाता है ना। इसी के आधार पर कवि ने कह दिया कि भूमि को क्या प्रेम की प्रिय भूमि कह दिया। यहाँ पर किस ऋतु और माह का वर्णन किया गया है। तो बच्चों आपने देखा, महीना कौन सा है, फाल्गुन माह है ना। अब फाल्गुन महीने में की बात है, कौन सा महीना, जब माह फाल्गुन है तो ऋतु ऋतु कौन होगी, मधुमास होगा, वसंत ऋतु होगी, ठीक है, स्प्रिंग सीजन होगा। तो कविता में कवि ने क्या स्प्रिंग सीजन या वसंत ऋतु का चित्रण किया है, और महीना कौन सा है, फाल्गुन माह, फागुन का महीना जिसे कहा गया है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से कुल मिलाकर के राइटर ये कहना चाहता है कि जब वसंत ऋतु में खेतों में सरसों फूलती फलती है, तो खेतों में दूर दूर तक फूलों की जो तो पीली चादर जो तो बिछ जाती है, और बसंत के भावपूर्ण जो चित्रण के साथ साथ जनमानस के दिल में भी अनेक जो तो उमंगें उठने लगती हैं। ये इसका सारांश जैसे देखिए, और पैरों के तले हैं एक पोखर, उठ रही उसमें लहरियां, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही है वह भी लहरियां, एक चांदी का सा ब- एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, आंख को है
चकमकाता। ठीक है, तो देखिए राइटर ने यहाँ पर क्या है, राइटर ये कह रहा है कि देखिए और पैरों के तले, उसके पैरों के नीचे क्या हो रहा है, एक पोखर है जहाँ पर बैठा है खेत की मेड़ में, उसी की तलहटी में, उसी के पास में क्या है, एक पोखर है, और उसमें क्या है, हवा चल रही है तो पानी उसमें लहरें उठ रही हैं, उस का पानी एकदम नीला है, और उसके तलहटी पर क्या है, नीले रंग की घास उगी है, या भूरे रंग की, सॉरी पानी नीला है और भूरे रंग की जो तो घास जमी हुई है। ठीक है, आपको मालूम होगा ना बच्चों की, क्योंकि क्या है, जो पानी के अंदर पौधे होते हैं उनमें क्या है, क्लोरोफिल नहीं होता है ना, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इसलिए वो क्या है, भूरे रंग के डिफरेंट कलर के होते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन के अब्सेंस में क्या होते हैं, वो सांस लेते हैं। तो ले रही है वो क्या, कभी जहाँ पर बैठा है उसी के पास ही पोखर है, उस पोखर पर क्या है, लहरें चल रही हैं, और उसी में क्या है, जो घास उगी है वो भूरे रंग की घास उगी है, तो वो भी क्या लहर के साथ में हिल रही है। और क्या हो रहा है, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आंख को चकमका, आंख को है चकमकाता। यहाँ पर क्या, चांदी का बड़ा सा गोल सा खंभा क्या है, सूरज के लिए कह दिया गया है, कि जब सूरज की रोशनी क्या है उस जलाशय में पड़ती है तो क्या है, मतलब प्रतिबिंब बनता है सूरज का, तो चूंकि क्या है, लहरें हैं, तो वो क्या है, उसका एक स्थायी जो तो प्रतिबिंब सूरज का नहीं दिखाई देता, बल्कि क्या है, वो एक विशेष जो तो लहरों के चलने से क्या, वो एक चमक सी जो तो लगती है, और वो क्या है, खंभे सा प्रतीत होता है। क्वेश्चन है, ठीक है, यही बात, इतनी सी बात है कि चांदी का खंभा किसे कहा गया, सूरज को कहा गया, क्यों कहा गया, जैसे मैंने बताया कि लहरें चल रही हैं पोखर में, तो उसका क्या एक बिंब जो है सूरज का स्थायी नहीं दिखाई देता, और वो क्या है, लहरों के साथ में क्या उसका स्वरूप बड़ा होता चला जाता है, लंबा सा, और वो क्या है, खंभा सा दिखाई देता है। बांझ भूमि पर इधर उधर रेवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। वहीं पर क्या है, बांझ भूमि मतलब बंध्या, बंजर जमीन पर, है ना, क्या है वहां पर रेवा के जो तो पेड़ जो तो रेवा को उस बंध्या जमीन पर क्या है, कांटेदार कुरूप पेड़ हैं, सुनसान इलाका है, तो कब यहाँ पर क्या उस कुरूपता को जहाँ देखना चाहता है, तो वहीं पर बीच में क्या होता है, उस कुरूपता के बीच में भी क्या होता है, मीठे मीठे रस को टपकाता सुग्गे का स्वर टें 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 सुन पड़ता है। उस कुरूप जो झाड़ीदार कटीली झाड़ियों के बीच में भी क्या है, तोता मीठी आवाज में टें टें करना शुरू कर देता है। और वहीं पर क्या है, उस जंगल के उस क्षेत्र में उसी जंगल के उस क्षेत्र में क्या हो रहा है, वो आगे बता रहा है ना, उस जंगल के उस क्षेत्र में क्या हो रहा है, उस जंगल के क्षेत्र में कभी आगे बता रहा है कि उस वनस्थली को क्या चाहिए, तो कौन सर जो तो सारस आ गया, है ना, और सारस वो जो है तो उसकी आवाज़ जो तो भी कवि को आकृष्ट कर लेती है। इस बीच में अभी स्टूडेंट्स, इसमें पाठ में से कुछ अंश छूटा हुआ तो मैं आपको बता दूं। बच्चों इसके पहले एक पैराग्राफ छूटा है, उससे मैं बताना चाहता हूं। और
इसके पहले जैसे यहाँ पर आँख को है चकमकाता के बाद में देखिए, है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, है ना? है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। पोखर के किनारे जो क्या है पत्थर हैं, उनको जब कभी देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे क्या है ये पोखर का पानी पी रहे हो, और अपना क्या है मुंह ऊपर नहीं उठा रहे हैं। कभी कहता है पता नहीं इन पत्थरों की प्यास कब बुझेगी। जब से देखा है तो क्या है उस पानी में अपना मुंह डुबाए हुए हैं। इसी किनारे उसे क्या दिखाई देता है कि बगुला जो है चुपचाप अपनी टांग एक टांग उठाए हुए और कहाँ उसी पोखर के किनारे खड़ा हुआ है। अचानक क्या है चुप खड़ा बगुला डुबाई टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। जैसे उसे क्या मीन मीन्स मछली चंचल जो तो मछली जैसे उसे क्या दिखाई देती है, तो उसे क्या उसका जो ध्यान निद्रा में ऐसे लगता है जैसे आंख बंद की हुई है, चुपचाप शांत खड़ा है। वो क्या है अचानक जैसे मछली उसके पास आती है उसे वो क्या लपक लेता है, अपनी चोंच में दबा लेता है, निगल जाता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। जैसे मछली उसके पास आती है, उसे चोंच में दबा करके और वह निगल जाता है। वहीं पास एक काले माथे वाली जिसका सिर में क्या है काला रंग का है, और वह चिड़िया क्या है बहुत चतुर है, उसके पंख क्या सफ़ेद हैं, वह भी क्या है उस पोखर के पास उड़ रही है, और जैसे मछली को देखती है तो उस पर वो टूट पड़ती है, और वह जो तो चंचल उस मछली को अपने पीले रंग की चोंच में दबा करके और आसमान में उड़ते हुए दूर चली जाती है। तो यहाँ पर जो काली चिड़िया है, यहाँ पर चिड़िया के बारे में जो बताया गया है वो चतुर है, उसका माथा काला है, उसकी पंख उसके सफ़ेद हैं, और क्या है चोंच पीले रंग की है। आगे कभी कहता है और यहाँ यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। बच्चों हम सभी क्या है एक पठारी क्षेत्र में है, रीवा पन्ना का पठार है। इसके जैसे हम रीवा पन्ना के पठार में हम जाते हैं, इस ज़मीन से जैसे नीचे उतरते हैं कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में जाएं, इलाहाबाद की तरफ जाएं, है ना, चाहे यहाँ पर अपन जो तो छतरपुर साइड में जाएं, चाहे पन्ना साइड में जाएं, चाहे सीधी साइड में कहीं भी जाएं, तो क्या होता है क्या है एक पठारी क्षेत्र है, एक घाटी से नीचे अपन उतरेंगे हैं। तो यहाँ पर क्या है कभी कह रहा है कि भूमि ऊंची हो है जहाँ से रेल की पटरी गई। वही स्थान है जहाँ पर शायद ऐसा ही कोई स्थान है जहाँ से क्या है ज़मीन में क्या है एक समतल ज़मीन से पठारी ज़मीन के ऊपर जो तो ट्रेन आई है, उस बात को उसने शायद चित्रित किया है। कभी कह रहा है कभी को रेल का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन क्या है अभी उसकी गाड़ी रेलगाड़ी का ट्रेन का उसका अभी समय नहीं हुआ, इसलिए कभी क्या सुरक्षित है स्वतंत्र है, उसे कहीं जाना नहीं है। आगे कभी कहता है चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। चित्रकूट का जो जो पहाड़ियाँ हैं उसको कह दिया वो बेडौल हैं, अनगढ़ हैं, कोई गढ़ी तो है नहीं। भाई देखिए बच्चों क्या है कोई भी आदमी के द्वारा जो बनाई गई चीज़ है वो गढ़ी जाएगी, जो क्या है प्राकृतिक चीज़ है वो क्या अनगढ़ ही होंगी, नेचुरल होंगी। तो चित्रकूट की जो पहाड़ियाँ हैं कोई ऊंची है कोई नीची है और दूर दूर तक फैली हुई हैं। कभी देखते हैं वहीं पास क्या है कि कुछ ज़मीन ऐसी है जैसे कि एकदम बंजर सी है, बंजर मतलब जहाँ पर फसल कुछ आदि कुछ नहीं है, वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ हैं, और वो क्या है रेवा के जो तो यहाँ पर रीवा के पेड़ पत्ता है,
वहाँ पर खड़े हैं। रीवा तो क्षेत्र भी है ना भाई, रीवा संभाग ही तो है, सतना रीवा संभाग में। तो वहाँ पर रीवा के पेड़ काटिले या कांटेदार कुरूप खड़े हैं। तो कब यहाँ पर, अब देखिए प्रकृति की सुंदरता के बाद में कुरूपता भी बता रहा है, और कब ये यहाँ पर ये कहना चाहता है कि प्रकृति का जैसे बंजर जमीन पर भी और कटीली जमीन में भी क्या है, कैसी सुंदरता है कि वहाँ जो है मीठी मीठी आवाज़ से तोता जो तो टें टें की आवाज़ से वहाँ पर बोल रहा है, जिसे सुनकर के मन प्रफुल्लित हो उठता है कवि का। और वहीं पर वनस्थली माने जंगल की उस जमीन को चीरता हुआ क्या है, सारस की आवाज़ टेटो टेटो जो है तो सुनाई देती है। तो कवि का मन होता है कि वह पंख फैला करके और उसी सारस के साथ में चला जाए, जहाँ पर क्या है जुगल जोड़ी, कौन, सारस, मेल और फीमेल दोनों सारस क्या है साथ में रहते हैं। तो कभी उनकी क्या है प्रेम कहानी सुनना चाहता है। वो कहता है कि मैं मेल और फीमेल सारस की प्रेम कहानी को सुन लूँ। देखिए बच्चों, सारस और जोतो की प्रेम कहानी के बारे में आपको हम बता दें। उसमें से ऐसा कहते हैं, ऐसा कहा जाता है ना कि सारस के बारे में कि अगर एक, है ना, यहाँ पर क्या है हंस जैसे है ना, हंस के बारे में तो क्या आप लोगों ने सुना ही होगा, कि नहीं सुना है। तो उसी तरीके से क्या है सारस जोड़ी है, सारस जोड़ी में जैसे क्या मेल और फीमेल एक साथ में रहते हैं। उसमें से अगर एक जो तो की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा लोक श्रुति है, रियलिटी उसमें कितनी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जनश्रुति ऐसा है, ऐसा लोगों का कहना है कि अगर एक सारस में से एक जो तो मेल या फीमेल कोई अगर एक मर गया तो दूसरा जो तो अपना सिर पीट पीट करके अपने प्राणों का त्याग कर देता है। तो कवि कहता है इस प्रेम भाव को मैं देखना चाहता हूँ। इस विजन में अधिक है पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों। देखिए बच्चों, यहाँ पर कवि ने जो बताने का प्रयास किया है इस वजन में अधिक है। इस निर्जन स्थान में कवि यह महसूस करता है कि इस निर्जन स्थान में भी क्या है प्रेम भाव अधिक है। देखिए प्रकृति के बीच में यहाँ पर जो नगरीय संस्कृति है उस नगरीय संस्कृति में क्या है सब कुछ भरा हुआ है, सब कुछ है लेकिन सब दिखावा है। और यहाँ पर क्या प्रकृति के इस निर्जन स्थान में जहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है इस ग्रामीण संस्कृति में नगरीय संस्कृति की अपेक्षा प्रेम भाव बहुत ज़्यादा है। तो कवि को इस बात का आक्रोश है कि नगरीय संस्कृति में जहाँ पर लोग कहते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ पर क्या एक बड़ा जनसैलाव रहता है, वहाँ पर प्रकृति के प्रति उनका कोई विशेष लगाव नहीं, प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए कोई लगाव नहीं, बल्कि उस प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करते हैं, उसे नष्ट करने पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। सरसों को सयानी कह करके यहाँ पर कवि तो ये बताना चाहते हैं ना कि सरसों क्या है अब बड़ी हो गई है, वह फूलने लगी है ना, अब उस आगे वो नहीं बढ़ेगी। अलसी के मनोभाव का चित्रण यही है कि अलसी क्या है अब स्वयंवर के लिए तैयार है, लेकिन क्या है उसका एक सटीली है, जिद्दी है, उसकी कमर पतली है, मतलब उसका पौधा पतला होता है, नीले रंग का फूल होता है सिर पर, है ना, ऊपर की ओर। तो कवि ने उसी को एक हठीली नायिका के रूप में से जिद्दी लड़की के लिए जो शादी के लिए क्या जिद शर्त रख रही है उसकी तरफ उसे चित्रित किया है। यहाँ पर अलसी के लिए हठीली इसलिए यूज किया है क्योंकि क्या है अलसी का पौधा एकदम क्या है पतला क्या है स्ट्रेट होता है,
और छोटा होता है ज़्यादा, तो उसमें क्या है, उसमें ब्रांचेज नहीं होती ज़्यादा, होती में तो बहुत कम। तो राइटर ने इसी तारतम्य में जो बताया कि उसमें से क्या है, हवा आदि का जो तो विशेष प्रभाव, हल्की फुल्की हवा का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए उसे क्या है, हठीली कह दिया। चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, जैसे हमने बताया सूक्ष्म परिकल्पना है कि पोखर में जब सूरज की का प्रतिबिंब बनता है तो हवा चलती है तो वो प्रतिबिंब क्या हिलता है ना, तो उसकी चमक को देख करके कभी को ऐसा लगता है जैसे क्या ये चांदी का खंभा। कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में देखिए, तो हरे, यहाँ पर चने का जो सौंदर्य है कि हरे चना जो है वहाँ पर क्या गुलाबी रंग का फूल है उसमें, है ना, उसी का उसने, उसे कवि ने ऐसा महसूस किया कि शायद कोई क्या हरा चना क्या एक बीता भर का है, छिनका है, बौना है, उसमें फूल है, और उसे कवि ने परिकल्पना की है जैसे कोई सज धज करके ऐसे और स्वयंवर के लिए तैयार हो। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है, तो पूरी कविता में प्रकृति का मानवीकरण ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से यह लेसन पूरा होता है, इसके एक्सरसाइज पूरे करिए, और जो यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन हैं उनके आंसर हैं, तो यहाँ पर पहले छोटे छोटे जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन के बाद में पीछे इनके जब आप देखेंगे उत्तर में, तो उसी सीरीज पर जैसे अर्थग्रहण संबंधी है, जैसे पहले पैराग्राफ का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, ये सभी क्वेश्चन आंसर इसमें दिए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे पहला जो क्वेश्चन था ना, तो इसमें जैसे था इस विजन में आपने फिर से देख लीजिए, इसके सभी के आंसर्स जो है आपको जो तो बोधात्मक प्रश्न में दिए गए हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन था उसका दिया गया है कि कवि की सोच है कि नगरीय जीवन में आपसी सौहार्द या भाईचारा, जो तो कभी प्रेम का भाव रहता है, लोग एक दूसरे की क्या सहायता नहीं करते हैं ना, इन सब बातों को आप जो हो तो देख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ये सभी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो इसमें से क्या है, जो मतलब शहरी क्षेत्र जो होता है वहाँ पर क्या है प्रेम भाव नहीं होता, लोग एक दूसरे की क्या सहायता नहीं करते हैं, है ना, उनमें क्या स्वार्थपरकता होती है शहरी व्यक्तियों में, है ना, उनमें जीवन मूल्यों की कमी होती है। इन बातों के कारण से क्या है जनमानस में क्या आक्रोश पनप रहा है ना, कभी जब क्या है सरल भोले भाले ग्रामीण जीवन की तुलना जो तो शहर के संस्कृत से करता है, तो उसे देखने को ये मिलता है कि गांव का जीवन तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर तो प्रेम का भंडार भरा हुआ है। गांव के लोग क्या प्रकृति के साथ जो तो आपस में प्रेम और सौहार्द के साथ में, भाईचारे के साथ में सहानुभूतिपूर्वक रहते हैं। लेकिन शहरी लोग जो अपने आप को पढ़े लिखा समझते, लेकिन फिर भी क्या है वो जैसे कि तैसे। सयानी पर सरसों को सयानी कह कर कभी क्या कहना चाहता है, तो सरसों को सयानी कह करके, सयानी का अर्थ होता है समझदार, है, दूसरा अर्थ होता है जवान। तो चूंकि क्या है सरसों पर फूल आ गए हैं, अब वो फिर क्या है पूरी तरह से यौवन हो गई, अब आगे क्या बढ़ेगी नहीं, है ना, इसको कभी ने ये कह दिया को जवान हो गई तो अब विवाह के लायक हो गई, एक है लड़की की तरह उसे चित्रित कर दिया है। कहने का आशय उसका यह कि सरसों के पेड़ का यौवन काल है। अलसी के मनोभाव के इसमें देखिए, अलसी जिद्दी है ना, और हठीली है। तो इसमें कवि की धारणा है कि जब जब भी हल्की सी हवा चलती है तो वह चंचल उठती है ना, वह मनाने पर भी नहीं मानती।
उसने जो ठान लिया है कि वह हवा माने कि चंचलता यानी हठ का उत्तर भी तो चंचलता से ही देगी। ये चीज़ें क्या है, मतलब वो राइटर यहाँ पर जो आंसर ये जरूर दिया, लेकिन आपको हम बता दें कि उसके हठीलेपन का ये है कि कवि ने जैसे हवा चल रही है, तो क्या वो मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है, उसमें हिलना डुलना कम होता है। भले उसका क्या पौधा क्या छोटा होता है, लेकिन क्या है, जैसे गेहूं का जो पौधा है उस अंदर खोखला होता है, लेकिन क्या है अलसी का पौधा क्या होता है, ठोस होता है। तो इसलिए क्या है वह सीधे खड़ा रहता है ना, इसलिए कवि ने उसे क्या कह दिया, हठीली कह दिया। ओके स्टूडेंट्स।